नमस्कार मित्रों, मैं सच्चिदानंद मिश्र स्वागत करता हूं आपको हिमालनी चैनल में। मित्रों, लगभग 1-1.5 महीना बाद फिर से मैं एक बार आपके समक्ष उपस्थित हूं और आज मैं बात करने जा रहा हूं ये 1.5 महीने की स्थिति। पिछले 1.5 महीना मैंने जनकपुर में बिताया है और जनकपुर के कुछ गांवों में बिताया है। एकदम ठंड के मारे सिकुड़न थी, लेकिन उसी अवस्था में 1-2 ऐतिहासिक काम जनकपुर में हुआ। कुछ दिन पहले जनकपुर को प्रदेश नंबर 2 की राजधानी के रूप में पास किया गया और ठीक उसी के बाद प्रदेश नंबर 2 का नामकरण किया गया। नामकरण में बहुप्रतीक्षित नाम मध्य प्रदेश से नामकरण हुआ, जो कि पिछली बार असफल हो गया था और काफ़ी लोग प्रयास कर रहे थे कि मध्य प्रदेश नाम पड़े, और जिसमें कि 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश नाम पास हुआ। आइए, मैं जनकपुर में कई जगह घूमा और कई लोगों से बात किया, तो खास करके एक वर्ग में तो बहुत बड़ी खुशी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि ये नाम भी पसंद नहीं है और वो लोग केवल 2 ही 3 चीज़ जानते हैं। या तो मिथिला जानते हैं, मैथिली जानते हैं, भाषा के नाम में मैथिली होना चाहिए, मौ से मिथिला ही होना चाहिए, और बहुत तो उससे थोड़ा अलग हो तो जानकी होना चाहिए। फिर भोजपुरा का नाम आया। सभी पार्टी का अलग अलग से प्रस्ताव था, लेकिन अंत में मानना पड़ेगा ये मुख्यमंत्री महोदय और उनकी टीम ने बड़ी मेहनत की। मुझे बात भी हुई कुछ लोगों से और उस मेहनत में यह भी लग रहा था कि यह पास नहीं होगा, लेकिन क्रॉस वोटिंग करवा के करीब करीब सभी पार्टी के लोग जो कह रहे थे कि यह मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, उनकी पार्टी के तरफ से दूसरा नाम दिया गया था। वो भी एक सूत्र के अनुसार तो कहा जाता है कि नेपाली कांग्रेस के 8 सांसद क्रॉस वोटिंग किए और वो मध्य प्रदेश में दिए। इसी तरह माओवादी से भी आया, ए माले से भी आया। लास्ट में सबका सहयोग वही मध्य प्रदेश के नाम पर हुआ और मध्य प्रदेश पास हो गया। लेकिन तब भी एक वर्ग में वही लार जो कहता है वो लार चूता हुआ नजर आया। वो मैथिली का लाड़ चू रहा है, मिथिला का लाड़ चू रहा है, और इसी के नाम माँ जानकी के नाम पर बार्गेनिंग किया जा रहा है। मित्रों, ये जनकपुर राजधानी से भी खुश नहीं है। उनको चाहिए मिथिला प्रदेश, यानी कि जो पौराणिक मिथिला है उसको डिग्रेड करने की बात हो रही है। आज मध्य प्रदेश, मैं आपको इस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करूंगा। मैं कई जगह गया, जनकपुर वासी केवल देखते ही कि अरे अब तो इस जमीन का मूल्य बढ़ गया, अब तो इस घर भाड़ा का मूल्य बढ़ गया, और केवल वो पैसा देख रहा है और उसको ये पता नहीं है कि भाई इसके लिए सबसे बड़ा दावेदार वीरगंज था। वीरगंज के लिए आखिर आप क्या किए? तो कुछ नहीं, उन्हें अपनी जमीन का मूल्य बढ़ गया, बस इसी से खुशी है और कुछ नहीं चाहिए था। और मध्य प्रदेश नहीं, अगर मिथिला प्रदेश भ जैते तो बहुत बढ़िया रहते, ऐसे कहने वाले लोग। उनको प्रदेश से मतलब नहीं है, उनको केवल नाम से मतलब है, लेकिन मध्य के शहीदों से मतलब नहीं है। हाँ, मधेश नाम पर तो आप पहले ही से देख रहे थे कि एक वर्ग, पूरा देश का एक वर्ग मधेश नाम नहीं चाहता था।
यहाँ की सरकार भी नहीं चाहती थी, सरकारी मीडिया भी नहीं चाहती थी, लेकिन मधेशवासी के अंदर से था कि यह मध्य प्रदेश नाम पड़े। मित्रों, मैं एक हमारे वरिष्ठ लेखक हैं, शिक्षक हैं, अजय झा, जिन्होंने इस बार हिमालय में लिखा है स्वागत है मध्य प्रदेश में। मैं अजय जी की कुछ बात आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहूँगा। उन्होंने बहुत अच्छा से विश्लेषण किया है हिमालय पत्रिका का यह फरवरी अंक में। उनका मुख्य रूप से मानना है अजय जी का कि जनकपुर को राजधानी बनाए जाने के बाद वीरगंज वासियों को थोड़ी सी पीड़ा बोध होना स्वाभाविक ही है, परंतु जानकी, मिथिला, जनक और विदेह आदि ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों को त्याग कर मधेश नाम पर 2/3 से भी अधिक मतों से पारित करना वीरगंज लगायत नेपाल का वह सभी जिला और स्थान जहां मधेसी समुदाय की अच्छी खासी जनसंख्या है के सभी मधेसियों के भावनाओं को सम्मान, संरक्षण तथा संबोधन करने का प्रयास किया गया है। इसमें मैं बता दूं, ये अजय जी बहुत बढ़िया से इसकी समीक्षा किए हैं और यह बताए हैं कि मधेश क्या है। मधेश से सीधे लोग भाग जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मधेश की चर्चा, अब ये संघीय गणतंत्र नेपाल के प्रदेश नंबर 2 का नामाकरण के लिए सीधा और स्पष्ट नाम मधेश है, अर्थात मध्य प्रदेश। 2063 साल से अब तक के आंदोलन में नेपाल के आकाश में जो क्रांति की ध्वनियां गूंज रही है वह जय मधेश की है। अब कई बार आंदोलन हुआ है, वो केवल जय मधेश का अभी भी तराई में यही गूंज रहा है। जय मधेश शब्द और उसके ऊर्जा से यहाँ का बच्चा बच्चा ऊर्जायित है और क्रांतिकारी वाक्यांश यहाँ की जमीन और आकाश में गुंजायमान है। सूरज और चांद भी खुद को मधेसी चांद कहलाना पसंद करते हैं। मधेश शब्द किसी व्यक्ति के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से गढ़ा गया शब्द नहीं है। अब यह कालखंड की भी इसमें चर्चा की है और इनका मानना है और वास्तविकता भी है। नेपाली साहित्य में बीपी कोइराला के कथाओं में मधेश शब्द की महिमा गान अनेक स्थानों पर मिलेगा। अगर खोजा जाए तो बीपी कोइराला कई बार इसकी चर्चा मधेश की चर्चा करते थे। जो उनसे मिले हुए हैं उन लोगों को भी मालूम है। अब जैसे मधेश तीर नाम के लोकप्रिय कथा ही मिल जाएगी उनकी, जिसमें मधेश तीर लिखा गया है। और तब मधेश पर अगर पहाड़ के लोग इसकी जानकारी नहीं रखते हैं तो ये तो उनकी थोड़ी सी कमजोरी जरूर है। यहाँ पर सन 1816 के सुगौली संधि के पहले जो मधेश शब्द सम्मानजनक भावों से लिया जाता था, ये उससे पहले की बात है। वही मधेश शब्द अब षड्यंत्रपूर्ण ढंग से लिया जाने लगा है। इसमें आप को बता दें कि राजा महेंद्र से लेकर आज तक के सभी नेता और शासक वर्ग की योजनाबद्ध योगदान है ये मधेश को षड्यंत्रपूर्ण ढंग से देखने में। और स्वर्गीय रामराजा बाबू को तो उस समय तत्कालीन राजा ने एक बार बुलाकर पूछा भी था, तेरो मधेश को अवस्था क्यों? ये राजा महेंद्र ही पूछे थे रामराजा बाबू से, तो ये आज की बात नहीं है। तो फिर इस बीच में जानकी, मिथिला, जनक आदि शब्द ये कहाँ से आया और किसने इसको घुसाया? यह अवश्य ही एक जातीय अथवा बिकाऊ षड्यंत्र है। अब आपको बता दें कि ये इतना ही नहीं, जब उसके बाद जब गजेंद्र बाबू
का आंदोलन शुरू हुआ, गजेंद्र बाबू मधेश को परिचय दिलाने लगे, तो उस समय से भी मधेश पूरा नेपाल में मधेश गुंजयमान होने लगा था। और गजेंद्र बाबू का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आज आपको याद दिला दूं कि मधेश शब्द पर एक बहुत बड़ा जो है सो किताब ही समझिए, वो किताब के रूप में प्रकाशित नहीं हुई थी, लेकिन श्रृंखलाबद्ध रूप में विश्लेषण पत्रिका में स्वर्गीय शंकर लाल केडिया जी लिखे थे। श्री शंकर लाल केडिया जी मधेश शब्द का व्याख्या बहुत अच्छी तरह किए हुए हैं। वो विश्लेषण में हम लोग करीब करीब 1 वर्ष तक देख रहे थे। उसके बाद में जब मधेश पर विवाद होता था तो हम लोग शंकर बाबू की वह उक्ति ही सबको बताते थे। आज शंकर बाबू नहीं है, लेकिन आज वह मधेश का जो उन्होंने एक प्रचार शुरू किया और मधेश का जो उन्होंने व्याख्या की, वह आज सफल हो गया। जहाँ भी होंगे, चाहे गजेंद्र बाबू हो, चाहे शंकर लाल केडिया हो, चाहे हमारे शहीद हो, ये उन्हीं लोगों का मांग है कि उन लोगों ने इसको पूरी तरह मांग किया था और आज आकर यह सफल हुआ है। मैं बता दूं आपको इसके पीछे क्या है कि जिस प्रकार हमारे अजय जी जो लिखे हैं, इसमें कुछ भाषागत रूप में भी उन्होंने जिक्र किया है। अजय झा जी का इसमें कहना है कि जिस प्रकार पूरे मधेश और पहाड़ के साथ समग्र नेपाल को जोड़ने वाली एकमात्र हिंदी भाषा के विरुद्ध तथा कथित बिकाऊ मैथिली भाषा अभियानियों के द्वारा खस सरकार के निर्देशन में भ्रम फैलाया गया है, ठीक उसी प्रकार आज मध्य प्रदेश के नाम पर भी भ्रम पैदा किया जा रहा है। यह बात बिल्कुल सही है। पहले तो हिंदी को तोड़ने के लिए इन्होंने मैथिली करके उछाला और बहुत मैथिली भाषियों को उछाला, हर जगह मैथिली भाषी को स्थान दिया, उसको पुरस्कार दिया। और मैथिली शब्द, मैथिली का विकास नहीं, वह मैथिली का विकास के लिए नहीं मैथिली भाषियों को बढ़ाया गया, बल्कि हिंदी को कमजोर करने के लिए और हिंदी को विदेशी भाषा कहवाने के लिए मैथिली का विकास किया गया। लेकिन अब वही मैथिली भाषी और वही मैथिली भाषा अब षड्यंत्र का उसका शिकार हो रहे हैं। चूंकि अब जैसे महोत्तरी जिला में मैं जाता हूं तो अब सीधा लोग कह रहे हैं कि नहीं, मैथिली जिनको बोलना है बोलने दीजिए, हम तो हिंदी बोलेंगे और हमारी भाषा बज्जिका है। तो जो मैथिली भाषी कल क्लेम कर रहा था कि हमारा जिला धुनखा भी है, महोत्तरी भी है, सरलाई भी है, रौतहट भी है, अब तो बट गया। अब रौतहट में तो मैथिली भाषा ही नहीं है, सरलाई में मैथिली भाषा ही नहीं है, ये लोग बज्जिका में चले गए। और अब महोत्तरी में भी, धुनखा में भी मगी भाषा जोड़ कर दिया है। तो अब मैथिली भी कमजोर हो रही है। मैथिली कहाँ पर है? अब जो मेन क्षेत्र है, आप जाइए राजविराज में, लेकिन वहाँ भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी भाषा को मारवाड़ियों को बोलने नहीं दिया जाता है बाहर, या तो हिंदी बोलते हैं नहीं तो वो मैथिली बोलते हैं। इसलिए जिस तरह यह हिंदी के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया, ठीक उसी तरह मैथिली के विरुद्ध भी अब षड्यंत्र हो रहा है। और मैथिली भाषियों को जो उस्काया गया है कि तुम्हारा अब मिथिला नाम नहीं पड़ा, रो रहे हैं कुछ लोग, रो कर आप देखिएगा तो कोई आर्टिकल लिखते हैं, उनके आंख से आंसू गिरती है कि हमारे हाथ से निकल गया ये। लेकिन महोदय, यह हाथ से नहीं निकला है, यह मांग थी, यह समय की मांग है, उस शहीदों की मांग है और यह आवश्यकता है। मिथिला तो मिथिला है ही, मिथिला का क्षेत्र बहुत बड़ा है, केवल वो 8 जिला में और जनकपुर में मिथिला नहीं है, मिथिला का काफी बड़ा क्षेत्र है। हम लोग उस मिथिला की बात कर रहे हैं और वह धार्मिक मिथिला है। वो मिथिला प्रदेश कर देने से हमारा सेंटिमेंट उससे नहीं जुड़ता है। आंदोलन हुआ, इतने लोग मरे, लेकिन अब मध्य प्रदेश नाम आ गया। फिर उन्हीं का अंत में अजय कुमार झा जी का है कि वीर सपूत मधेसी शहीदों के सपना और भावनाओं को सम्मान करते हुए मधेश को एक
सुदूर, सुंदर, सौम्य और समृद्ध राज्य के रूप में सिंगारना होगा। मधेश के सरल और भौतिक सभ्यता के कारण अमरावती बनाने में कुछ वर्ष ही लगेंगे। यहाँ के कर्मठ युवाओं को विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए किसी के प्रेरणा की नहीं, सिर्फ अवसर की आवश्यकता है। लेकिन वह अवसर अब मिल गया है। तो मित्रों, जनकपुर वासियों को, चाहे हम मिथिला वासियों को अब यह चाहिए कि हम इस मध्य प्रदेश को किस तरह विकसित करें, हम जनकपुर को कैसे विकसित करें। इसका मतलब यह नहीं है, हमें तो एक विकल्प देना पड़ेगा कि भाई जब मध्य प्रदेश हो गया, जनकपुर राजधानी हो गई, तो हम वीरगंज वालों के लिए क्या सोचते हैं। हमारे सोचने की जो धारणा है उसको चेंज करना पड़ेगा और हमें वीरगंज वासियों को, चाहे और जिला के वासियों को किस तरह एक जगह रखना पड़ेगा, यह जनकपुर वासियों को सोचना है। तो मित्रों, मैंने आज इतना रखा, फिर आपको अगला किसी एपिसोड में मैं इससे आगे कहूँगा। आज आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।